डियर स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक नर्व इम्पल्स चल रहा है। पहले पार्ट में आपने देखा था, इसका जो पहला पार्ट था उसमें आपने स्टडी किया था सोडियम पोटेशियम पंप, आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड पोलराइज्ड स्टेज। उसी का पार्ट सेकंड हम लोग देखेंगे, डीपोलराइज्ड स्टेज। पोलराइज्ड स्टेज में आपने देखा था कि किसी तरह से नर्व इम्पल्स का कंडक्शन नहीं होता था, रेस्टिंग पीरियड था, -70 MV मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता था, उसको कहते थे पोलराइज्ड स्टेज। अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डीपोलराइज्ड स्टेज, तो कंसंट्रेशन बना के रखिए। देखिए उसके आगे ये है कि व्हेन स्टिमुलस इज गिवन टू द नर्व फाइबर। अब अगर यहीं पर जैसे कि -70 MV पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है, यहाँ पर अगर कोई स्टिमुलस बाहर से दे दिया जाए, क्लियर, और इतना स्ट्रांग स्टिमुलस हो कि जो एक्सोलेमा की परमिबिलिटी है वो चेंज हो जाए, दैट इज़ सेंसिटिव फॉर सोडियम आयन। अब तक पोटेशियम आयन के लिए थी और आफ्टर स्टिमुलस वो चेंज हो जाए और सोडियम आयन के लिए क्वाइट सेंसिटिव हो जाए, तो क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ सोडियम आयन इंटर्स इनटू द एक्सोप्लाज्म फ्रॉम ECF, है ना। तो ECF से काफ़ी ज़्यादा नंबर में सोडियम आयन इंटर कर जाएंगे एक्सोप्लाज्म के अंदर। दी सोडियम आयन न्यूट्रलाइज निगेटिव चार्ज प्रोटीन ऑफ एक्सोप्लाज्म। जो निगेटिव चार्ज प्रोटीन पहले से एक्सोप्लाज्म के अंदर है उसको ये जाके, चूँकि एक कैटायन है, न्यूट्रलाइज करेंगे। दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। जब न्यूट्रलाइज करेंगे तो इस स्टेज को बोलेंगे डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि -70 MV कुछ सोडियम आयन अंदर गए, कुछ न्यूट्रलाइजेशन हुआ, -70 से -60, -60 से 50, 50 से 20, 10, इस तरह से धीरे धीरे कम करना स्टार्ट करते हैं। फिर 0 हो जाता है, 0 से फिर प्लस में बढ़ना स्टार्ट होता है, +10, +20, +30, +40। जब +40 पर पहुंचता है, इतने सोडियम आयन अंदर चले आते हैं कि +40 तक मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंच जाता है, तो उस स्टेज को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। वहाँ पर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है, उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। +40 MV पर यह हाईएस्ट होता है। कैसे, इसको देखते हैं हम लोग। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, हमने हेडिंग डाल दी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देखेंगे ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज इज -70 MV to 0 MV एंड एट लीस्ट या इन लास्ट इंक्रीज एट +40 MV। -70 से घटते घटते 0 से उसके बाद बढ़ना स्टार्ट होगा, और जब +40 MV तक पोटेंशियल डिफरेंस पहुंच जाएगा। +40 MV मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द इनर साइड ऑफ एक्सोलेमा इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एक्शन करने की जगह होती है। जब +40 MV मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस पहुंच जाता है तब मेम्ब्रेन एक्शन करती है, क्लियर। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल डिफरेंस या स्पाइक पोटेंशियल, या इसको बोलेंगे स्पाइक पोटेंशियल। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल, तो एक्शन का मतलब होता है क्रिया करना, पोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल यानी बल, यानी ऐसी एनर्जी या इतने अमाउंट में एनर्जी जो किसी भी क्रिया को आसानी से करवा सके, उसको बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। अब चूँकि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कराना है तो कुछ उसको एनर्जी चाहिए, तो इतने अमाउंट में कम से कम एनर्जी हो कि नर्व इम्पल्स आगे की तरफ पास हो सके, उसको बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। सीधी सी डेफिनेशन है, आगे हमने इसको नोट करके भी लिख दिया है कि एक्शन पोटेंशियल, चूँकि 2 नंबर में आया है कि क्या होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन स्टेज, क्लियर, सोडियम आयन अंदर आना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ECF से। जब एक्सोप्लाज्म में आएंगे तो वहाँ पर जो प्रोटीन निगेटिव चार्ज की है उसको ये न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे न्यूट्रलाइजेशन होता जाएगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस -70 से कम होता जाएगा, -60, -30, -20, फिर 0 से फिर प्लस होगा, +10, +20, +30, +40 MV पर जाकर जब पहुँचेगा तो उस स्टेज को बोलेंगे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या स्पाइक पोटेंशियल, क्लियर। चलिए
यहाँ पोलराइज, डीपोलराइज, रीपोलराइज स्टेज को हमने प्लस माइनस से डिफाइन किया है कि कब सोडियम आयन कब पोटेशियम आयन अंदर बाहर आएंगे और क्या कंडीशन रहेगी एक्सोलेमा की। यहीं पर एक छोटा सा रूल है, ऑल आर नन रूल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में चूंकि ये रूल पूछा जाता है तो समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो इसको यहाँ समझ लीजिए, ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लेंगे। ऑल और नन रूल, इसका मतलब ऑल का मतलब सभी, नन का मतलब कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये है कि नर्व इम्पल्स कंडक्शन फॉलो ऑल और नन रूल। जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन है इस रूल को फॉलो करती है। इस रूल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि नर्व इम्पल्स या तो कम्प्लीटली पास होगी और या तो बिल्कुल भी पास नहीं होगी, कोई इंटरमीडिएट स्टेज इसमें नहीं है। इसलिए इसको बोलते हैं ऑल और नन रूल। या तो पूरी तरह से पास ही हो जाएगी या तो बिल्कुल भी पास नहीं होगी, बीच की कोई स्टेज नहीं है। लिखा भी पढ़ लीजिए, इट मीन्स आइदर नर्व इम्पल्स कंडक्शन अकर्स कम्प्लीटली और नर्व इम्पल्स कंडक्शन डज नॉट अकर्स कम्प्लीटली बट नो इंटरमीडिएट स्टेज इज प्रेजेंट, राइट। सेकेंड पॉइंट, स्टिमुलस जो दिया जाता है नर्व इम्पल्स के लिए मस्ट बी सच स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन क्रॉस चेंज ऑफ 15 MV पोटेंशियल डिफरेंस अलॉन्ग द मेम्ब्रेन फॉर इम्पल्स कंडक्शन। देखिए जो स्टिमुलस दिया जाता है बाहर से वो कम से कम 15 MV का चेंज लाने के लिए काफ़ी हो, इतना ज़्यादा स्टिमुलस होना चाहिए तभी नर्व इम्पल्स कंडक्ट होगी। यानी -70 MV आपने देखा था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टाइम डिफरेंस जो था -70 MV था। फिर स्टिमुलस आपने दिया तो स्टिमुलस इतना होना चाहिए कि कम से कम उसका डिफरेंस 15 MV का आ जाए, यानी -70 MV से 15 माइनस कर दिया जाए तो -55 MV। देखिए इस डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। एक तरफ मिली सेकेंड लिखा है, एक तरफ लिखा है मिली वोल्ट MV। आप देखेंगे -100, -80, -60, -40 इस तरह से हमने डिनोट कर दिया है। -70 चूँकि -70 RMP स्टेज होती है, पोलराइज्ड स्टेज है, यहाँ पर कोई नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं होती, रेस्टिंग फेस है। यहीं पर जब स्टिमुलस दिया जाता है तो इतना स्टिमुलस स्ट्रांग हो कि ये जो डिफरेंस है वो -55 तक पहुँच जाए, है ना। ग्राफ से हमने रिप्रेजेंट किया है, यानी कम से कम 15 मिलीवोल्ट का स्टिमुलस होना चाहिए। इस स्टिमुलस को बोलते हैं फायरिंग लेवल। -70 से जो पोटेंशियल डिफरेंस कम होकर -55 बचता है, इस लेवल को बोलते हैं फायरिंग लेवल। अगर -55 तक पहुंच जाता है तो फिर नर्व इम्पल्स को कंडक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता, फिर वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगी। क्लियर। तो स्टार्ट करने के लिए इतना मजबूत स्टिमुलस हो जो कम से कम 15 MV का डिफरेंस ला सके। अगर ये काम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली फिर आगे नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो जाएगी। क्लियर। तो इसको बोलते हैं फायरिंग लेवल, इस लेवल को बोलेंगे फायरिंग लेवल। यहाँ देखते हैं हम लोग वेन मेम्ब्रेन, थर्ड पॉइंट देखते हैं, वेन मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस रीचेस टू -55 MV परमिबिलिटी ऑफ एक्सोलेमा इंक्रीज मेनी टाइम्स फॉर सोडियम आयन। सोडियम आयन के लिए परमिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। देयरफॉर -55 MV पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज फायरिंग लेवल। क्लियर। तो फायरिंग लेवल भी टर्म आपका क्लियर हो गया। व्हेन फायरिंग लेवल इज अचीव्ड, एक बार फायरिंग लेवल अचीव हो जाए यानी ये रास्ता एक बार क्लियर हो जाए, एक्शन पोटेंशियल इज ऑटोमेटिकली अचीव। फिर एक्शन पोटेंशियल को कोई रोक नहीं सकता है, वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा, यानी +40 MV तक पहुंच जाएगा। ग्राफ से आपको दिखाने की कोशिश की गई, देखिएगा। डीपोलराइजेशन स्टेज में हमने देखा है कि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, -70 MV से -55 तक तो फायरिंग लेवल का आगे, फिर -55 से 40, -20, 0, +20, +40, इसको कहा गया डीपोलराइजेशन स्टेज। क्लियर। जब 40 पर पहुंच जाएंगे तो इसको कहते हैं स्पाइक पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल। तो एक हिस्सा आपने देख लिया। आप यहाँ पर एक चीज़ और देख लें, थ्रेशोल्ड वैल्यू। एक बच्चे ने पूछा भी था थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, तो उसको हमने बताया था कि वे एनर्जी, कोई भी थ्रेशोल्ड कहीं भी यूज़ आ सकता है, कहीं भी टर्म में ये आ सकता है। थ्रेशोल्ड का मतलब वो होता है वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट जो किसी भी चीज़ को होने के लिए पर्याप्त हो।
किसी भी एक्शन के लिए पर्याप्त हो उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे कि यहाँ पर अगर बात की जाए -70 RMP स्टेज थी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेज थी, कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं होती थी। तो आपने ऐसा स्टिमुलस दिया जो 15 मिलीवोल्ट का था, तो -70 से घट के -55 डिफरेंस हो गया और उसके बाद एक्शन पोटेंशियल हो गया। तो ये जो 15 MV का वोल्ट का जो पावर इसको स्टिमुलस दिया गया, इसी को हम लोग नाम यहाँ दे सकते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू या थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्योंकि इसी एनर्जी की मदद से आगे का काम हो रहा है। तो किसी भी चीज़ में कोई भी एक्शन के लिए वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी एक्शन के लिए पर्याप्त है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर? अगर ना समझ में आए तो इसको इस तरह से समझ लीजिए कि अगर आपको हम मैराथन में दौड़ा दें, क्लियर, तो हमने आपको एक ग्लूकोन डी पिला दिया तो आपके अंदर एनर्जी बन गई, इतनी एनर्जी बन गई कि आप 4 राउंड लगा सकते हैं। तो उस एनर्जी, उस वैल्यू को बोलेंगे थ्रेशोल्ड वैल्यू या थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये बात हो गई डीपोलराइजेशन की और ऑल आर नन रूल की। अब हम लोग इसी के आगे बात करेंगे रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन क्या होता है? देखिए, डीपोलराइजेशन स्टेज में आप देखते हैं कि सोडियम आयन कंटिन्यूअस अंदर आना स्टार्ट करते हैं और इतना अंदर आते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस -70 MV से धीरे धीरे घटता हुआ +40 MV तक पहुंच जाता है। जब 40 MV यानी स्पाइक लेवल तक पहुंच जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ऑटोमेटिकली एक्सोलेमा सोडियम आयन के लिए अपने रास्ते को बंद कर देती है और पोटेशियम आयन का स्टार्ट कर देती है। तो सोडियम आयन स्टॉप और पोटेशियम आयन स्टार्ट। क्लियर? यही पर यहाँ लिखा है, देखिए, द एक्शन पोटेंशियल ऑफ +40 MV ऑन इनर साइड ऑफ एक्सोलेमा इन रेस्पेक्ट टू इट्स आउटर साइड इज आल्सो कॉल्ड स्पाइक पोटेंशियल। एट दिस पॉइंट सोडियम आयन परमिबिलिटी ऑफ एक्सोलेमा स्टॉप, सोडियम आयन के लिए स्टॉप कर देती है, एंड पोटेशियम आयन परमिबिलिटी स्टार्ट, और पोटेशियम आयन के लिए रास्ता खोल देती है। कब खोल देती है? जब स्पाइक पोटेंशियल पर मेम्ब्रेन पहुंच जाती है, यानी +40 MV पर पहुंच जाती है। फिर क्या होगा देखिएगा, सोडियम आयन इनफ्लक्स स्टॉप, सोडियम आयन का अंदर आना बंद हो जाएगा। पोटेशियम आयन आउटफ्लक्स स्टार्ट, पोटेशियम का बाहर जाना शुरू हो जाएगा। द स्पाइक पोटेंशियल स्टार्ट फॉलिंग टुवर्ड्स डीपोलराइजेशन एंड अल्टीमेटली रीपोलराइज्ड। फिर क्या होगा, जैसे पोटेशियम आयन बाहर जाना स्टार्ट होगा तो जो स्पाइक पोटेंशियल +40 MV था वो धीरे धीरे नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, फॉलिंग डाउन हो जाएगा, है ना। देखिए डायग्राम से देखिएगा, रीपोलराइजेशन ने राइट साइड में दिखाया है ना, धीरे धीरे ग्राफ नीचे की ओर गिर रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि जब पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाना स्टार्ट होते हैं तो स्पाइक पोटेंशियल धीरे धीरे फॉलिंग डाउन होता है, नीचे गिरना स्टार्ट होता है। तो ये गिरते गिरते कुछ ज़्यादा ही गिर जाता है, यानी पोटेशियम आयन कुछ ज़्यादा बाहर चले जाते हैं और ये इतना गिर जाता है कि -70 MV पर रुकना चाहिए, लेकिन -70 MV पर रुक नहीं पाता है, बल्कि ये पहुंच जाता है -80 MV तक, ज़्यादा गिर जाता है। यही चौथा पॉइंट हमने लिखा है, गौर करिए। नियर द पॉइंट ऑफ रीपोलराइजेशन कॉमा पोटेशियम आयन परमिबिलिटी रीचेज ऑन हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाती है, यानी -80 MV, सो दैट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड द मेम्ब्रेन पोटेंशियल फॉर्म्स टू मोर देन -70 MV। कुछ ही सेकेंड के अंदर, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में -70 MV से भी ज़्यादा निकल जाती है। अब डायग्राम देखिए आप, हमने डायग्राम में दिखाया है कि -70 पर रुकना चाहिए लेकिन नहीं रुका, कहाँ तक पहुँच गया? -80 तक पहुँच गया। गौर करिएगा, -80 तक पहुँच गया। मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस -80 MV तक फॉल हो गया। 70 पर रुक जाना चाहिए लेकिन 80 तक फॉल हो गया, तो ये 10 मिलीवोल्ट बढ़ रहा है ना, इसी को बोलते हैं हाइपर पोलराइज्ड स्टेज। हाइपर का मतलब अधिक, तो पोलराइज्ड स्टेज से भी ज़्यादा निकल गई। आपको याद होगा पहले पार्ट में आपने कहा था पोलराइज्ड स्टेज का मतलब है -70 MV मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेंटेन है तो उसको बोलेंगे पोलराइज्ड स्टेज। अब चूंकि -70 से ज़्यादा ही हो गया, -80, तो इसको बोलेंगे हाइपर पोलराइज्ड स्टेज।
तो यहाँ पर 3 टर्म क्लियर हो गए आपके। पहला पोलराइज्ड, दूसरा रीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड और यहाँ पर हाइपर पोलराइज्ड। देखते हैं मोर देन -70 MV। अब चूंकि ये ज़्यादा हो गया तो अब ये जो 10 ज़्यादा हो रहा है इसको कवर भी करना है। तो कवर कैसे करना है? कवर ऐसे करना है कि जस्ट उल्टी प्रोसेस करना है। पोटेशियम आयन बाहर जा रहा था, सोडियम अंदर आना स्टॉप हो गया था। तो अब क्या किया जाएगा? नाउ इट बिकम नेसेसरी टू रिस्टोर द नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन। ये भाई आवश्यक है कि नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन को रिस्टोर किया जाए। तो क्या होगा? बाय स्पेलिंग सोडियम आयन आउट। फिर क्या होगा कि सोडियम आयन को बाहर निकाला जाएगा। एंड टेकिंग पोटेशियम आयन बैक इन। भाई पोटेशियम आयन को फिर से अंदर लिया जाएगा जो बाहर एक्स्ट्रा जा चुका है। जब अंदर लेंगे तो धीरे धीरे माइनस से फिर -80 MV से -70 MV हो जाएगा। दिस टाइम टेकिन फॉर दिस रिस्टोरेशन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये जो टाइम टेकिन प्रोसेस है छोटी सी, है ना, अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए, रिस्टोर करने के लिए ये जो फिर से प्रोसेस की जाती है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड या रिकवरी पीरियड। -80 MV से -70 MV रिकवर किया जा रहा है ना, तो इसको बोलेंगे रिकवरी पीरियड। क्लियर? रिकवर कैसे किया जाएगा? जस्ट अपोजिट प्रोसेस करके। पोटेशियम आयन बाहर जा रहा था तो जो एक्स्ट्रा बाहर चला गया उसको फिर से हम अंदर ले लेंगे, और जब अंदर ले लेंगे तो -80 MV से घट के -70 MV हो जाएगा। तो ये जो भी टाइम इसमें लगेगा इस प्रोसेस में उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड या रिकवरी पीरियड। तो इस तरह से आपने हाइपर पोलराइजेशन स्टेज भी देख लिया, रिकवरी पीरियड भी देख लिया आपने, रीपोलराइजेशन स्टेज भी देख लिया। यहाँ पर नोट करके हमने लिख दिया एक्शन पोटेंशियल क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन है, एक्शन पोटेंशियल इज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस अलॉन्ग विथ नर्व इम्पल्स कंडक्शन अगर, है ना। तो एक्शन पोटेंशियल क्या है? एक्शन पोटेंशियल वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है, यानी वो मिनिमम एनर्जी जो किसी को मिल जाए तो एक्शन हो जाए उसको बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। एक्शन का मतलब क्रिया करना, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल यानी बल, फोर्स। तो उतना फोर्स किसी को मिले कि कोई भी एक्शन हो जाए, दैट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। आपने पूरी कहानी पढ़ी कि कितना मिलता है, तो एक्शन पोटेंशियल नर्व फाइबर के केस में होता है ना। आपने बोला था कि अगर 15 MV का स्टिमुलस मिल जाए तो हम लोग -70 से -55 पर आ जाएंगे, उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, और फिर धीरे धीरे एक्शन पोटेंशियल यानी +40 MV तक पहुंच जाता है। हाइपर पोलराइजेशन स्टेज को भी डिफाइन कर दिया गया है। ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन मेम्ब्रेन बिकम हाइपर पोलराइज्ड, दैट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस रीचेस अप टू -80 MV, है ना। -70 से भी ज़्यादा निकल जाती है। अगर -70 होती तो बोलते पोलराइज्ड स्टेज, उससे भी ज़्यादा निकल गए तो हाइपर पोलराइज्ड स्टेज, ड्यू टू मच मोर परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन को भी यहाँ लिखा गया है कि हाइपर पोलराइजेशन में क्या होगा? इट इज़ अ चेंज इन अ सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट मेक्स इट मोर नेगेटिव। क्लियर? इट इज़ द अपोजिट ऑफ डीपोलराइजेशन, इट इनहिबिट्स द एक्शन पोटेंशियल, मोर नेगेटिव बना देता है। -70 होना चाहिए -80 कर देता है हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन में। आई होप इतना आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने इसको डायग्राम से दिखाने की कोशिश की सारी स्टेज को। आप देखिएगा, फर्स्ट पोलराइज्ड स्टेज, सेकेंड डीपोलराइज्ड स्टेज, थर्ड रीपोलराइजेशन और फोर्थ रिकवरी फेज। काफ़ी टिपिकल है ये टॉपिक, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा, पढ़िएगा सारी स्टेज को। फिर जो हमने होमवर्क सेक्शन में क्वेश्चन अपलोड किए उनको सॉल्व करके वहीं पर आप सबमिट करेंगे। क्लियर? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट करके पूछेगा, उसको बताएंगे अलग से। देखिए एक ही डायग्राम में सारी स्टेज को हमने दिखा दिया है। अगर इतना ही आपको आ जाए, यहीं से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो 4-5 पन्ने से आप पढ़ रहे हैं इसको एक जगह समराइज करके हमने बनाया है, बहुत ही अच्छे से इसको देखिएगा। देखिए एक लाइन हमने खींच दिया, कुछ ऊपर प्लस दिख रहे हैं, कुछ नीचे प्लस, कुछ ऊपर माइनस, कुछ नीचे माइनस, और इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो लाइन है इसको आप नर्व फाइबर अज्यूम करें कि ये एक नर्व फाइबर है। क्लियर? फाइबर आप जानते हैं, तो ये रेशा है, एक तरफ ई शेप दिखाया है
ऊपर की तरफ नीचे की तरफ एक्सोप्लाज्म। पहली कंडीशन में यानी पोलराइज्ड स्टेज में क्या होता है कि पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं, पोटेशियम आयन बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि एक्सोप्लाज्म में 30 टाइम्स मोर है, बाहर 30 गुना कम है, तो बाहर जाहिर सी बात है मूवमेंट करेगा अंदर से बाहर, हायर टू लोअर। तो पोटेशियम आयन को बाहर हमने दिखा दिया है कि बाहर पोटेशियम आयन जा रहे हैं। तो इस स्टेज को बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेज। कंटिन्यूअस मैनर में पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं, सोडियम अंदर आते हैं, इस तरह से इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन रहती है। नाम दिया गया पोलराइज्ड स्टेज। यहाँ पर कोई भी नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं होती है पहले पार्ट में। सेकेंड है डीपोलराइज्ड स्टेज। देखिए मेम्ब्रेन को हमने स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस ऊपर लिखा है और लाइट आ रहे हैं, मेम्ब्रेन को हमने दिया, इतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दिया कि यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल हो रहा है। जैसे ही स्टिमुलस दिया वैसे ही ये जो एक्सोलेमा है ये सोडियम आयन के लिए परमिएबल हो जाती है और सोडियम आयन अंदर आना स्टार्ट करते हैं। एरो से रिप्रेजेंट किया, सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं, आते 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 धीरे धीरे आया करेंगे। तो ये कंडीशन जो -70 MV मेंटेन थी वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट होगी, -60, -30, -10, फिर 0, फिर प्लस, और लास्ट में पहुंच जाएगा +40 MV। क्लियर? सामने हमने लिखा भी AP बराबर +40 MV, यानी एक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू +40 MV। तो स्टिमुलस मिलता जाएगा और जब एक्शन पोटेंशियल यानी +40 MV तक पहुंच जाएगा, क्लियर, इस स्टेज को बोलेंगे डीपोलराइज्ड स्टेज, कि एक्शन पोटेंशियल हो गया। जब +40 MV तक पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिकली जो मेम्ब्रेन होती है वो सोडियम के लिए स्टॉप कर देती, रास्ता बंद कर देती और पोटेशियम का रास्ता खोल देती। तीसरी स्टेज में देखिए थर्ड रीपोलराइजेशन। फिर हमने दिखाया कि पोटेशियम आयन बाहर जा रहा है, सब बाहर निकल रहे फटाफट, क्लियर, और इतना बाहर चला जाता है कि -70 MV पर रुक जाना चाहिए लेकिन कुछ ज़्यादा ही बाहर चला जाता है। और कितना हो जाता है डिफरेंस? -80 MV। इस स्टेज को नाम दिया गया हाइपर पोलराइजेशन। ठीक, क्या बोला गया? हाइपर पोलराइजेशन। अब जब ज़्यादा चला गया है 10 MV तो ज़्यादा चला गया, अब इसको क्या किया जाएगा? तुरंत फिर से रिटर्न किया जाएगा, जो पोटेशियम बाहर गया उसको फिर से अंदर लिया जाएगा। हमने लिख दिया है फोर्थ स्टेज में रिटर्न पोटेशियम आयन अंदर लिया जाएगा, तो RMP -70 MV मेंटेन हो जाएगी, 10 कम हो जाएगी। इसको बोलेंगे रिकवरी फेस। इसको क्या बोलेंगे? रिकवरी फेस। इस तरह से पोलराइज्ड स्टेज, डीपोलराइज्ड स्टेज, हाइपर पोलराइज्ड स्टेज और रिकवरी फेस, ये चारों आपके सामने इस डायग्राम से क्लियर हो रहे हैं। ये डायग्राम वहीं पर, इसको भी देखो हमने उसी तरह से बनाया है। इसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू दिखाया है 15 MV है ना, फायरिंग लेवल 55 MV, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, रिकवरी फेस, है ना, जो ऊपर डायग्राम बना था। तो आई होप इतना आपके समझ में आ गया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट बना लीजिए, जो क्वेश्चन होमवर्क सेक्शन में है उनको बढ़िया से करके वहीं पर अपलोड करिएगा। रोज़ के रोज़ काम कर लिया करें, ज़्यादा पेंडिंग में ना रहा करें। ठीक है, थैंक यू।